हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 का असाइनमेंट सेक्शन। चैप्टर 13 हमारा कौन सा है? दैट इज टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो इसका आज जो असाइनमेंट का जो सेक्शन है उसको हम शुरू करते हैं। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक दे रखे हैं। देखते हैं आज हम कितने सॉल्व करेंगे और जो भी बचेंगे वो उसको हम रिमेनिंग सेक्शन में सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? इंसर्ट all those records of a table accounts in a table pending where amount underscore outstanding is more than that is 10,000। आपको क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका नाम क्या होगा? पेंडिंग होगा। वहाँ पर क्या करना है? जहाँ पर अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन कितना होगा? 10,000 होगा। किस टेबल से? अकाउंट्स टेबल से उसके रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? अगर किसी भी टेबल से आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी होती है तो आप कमांड देते हो क्रिएट टेबल। टेबल का नाम सपोज मैं यहाँ XYZ दे रहा हूँ, टेबल का नाम दोगे और फिर जिस टेबल से क्रिएट करनी होती है उसके लिए आप क्वेरी लिख देते हो। अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, EMP वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स किसके अंदर चले जाएंगे? XYZ टेबल के अंदर चले जाएंगे और ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर एस और लिखना था। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा देता हूँ तो उस कंडीशन के बेस पर वो रिकॉर्ड्स जाएंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, SQL के अंदर कुछ करके देखते हैं इसको। तो हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल अपना MySQL ओपन कर लेते हैं। मैं अपने डेटाबेस देख लेता हूँ कौन कौन से डेटाबेस है मेरे पास। शो डेटा बेसिस, इससे क्या होता है आपके डेटाबेसेस डिस्प्ले हो जाते हैं। यूज चैप्टर 12, स्पेलिंग गलत हो गई, ये चैप्टर 12, ये सारे डेटाबेस को मैं यूज़ कर लेता हूँ। टेबल्स डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कमांड होती है शो टेबल्स। शो टेबल्स, तो हमारे पास ये टेबल्स हैं। सपोज यहाँ पर देखिए EMP टेबल बनी है और यहाँ पे कौन सी है, मैं इसके रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। मैं इसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? क्रिएट टेबल PLOYES select star from EMP। तो क्या हो गई? मेरी एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बन गई जिसने क्या करा, एज इट इज कॉपी हो गई जिसकी EMPL टेबल की। आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYE, ये क्रिएट हो गई। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता तो उस कंडीशन के बेस पर टेबल क्रिएट होती। मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस टेबल को, ड्रॉप टेबल PLOYE, इस टेबल को मैंने हटा दिया। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट 10 और डिपार्टमेंट 20 वाले रिकॉर्ड्स जाएँ, 30 वाले नहीं जाए, एस यहाँ पर तो कंडीशन के लिख दूंगा वेयर DPTNO इक्वल्स टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर 30। 20 वाले नहीं जाएंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट 10 और 30 वाले रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर चले आएंगे। आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ कौन से 10 और 30 वाले रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ गए। ऐसे हमने यहाँ पर करा एक क्या करिए, टेबल क्रिएट करिए पेंडिंग जिसका नाम रखा है, और हमने क्या करा अकाउंट्स वाली टेबल से जहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था ग्रेटर देन 10,000 था, उसको सारे रिकॉर्ड्स हमने उसके अंदर भेज दिए। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स बाय 10%। दैट मीन्स मुझे अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना है। अगर कभी भी रिकॉर्ड्स के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो? दैट इज अपडेट कमांड। अगर टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करना होता है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो? दैट इज ऑल्टर कमांड। तो हम क्या कर रहे हैं,
अपडेट एम्प्लॉय। सेट किस कॉलम को चेंज करना, सैलरी वाले कॉलम को चेंज करना। सैलरी के अंदर सैलरी की जो है उसके अंदर सैलरी के साथ उसका 10% और इंक्रीज करना है। चलिए हम क्या करते हैं, जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर चेंज कर लेते हैं। मैं एक बार वापस इसको ड्रॉप कर देता हूँ और दोबारा से इसको क्रिएट कर लेता हूँ बिना किसी कंडीशन के। तो मेरे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसकी जो सैलरी है, इसकी सैलरी के अंदर मुझे 10% का इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट कौन सी टेबल है मेरी, दैट इज एम्प्लॉय। किस कॉलम को चेंज करना, दैट इज सैलरी। क्या करना है, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस सेल मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट मीन्स 10% आपका हो गया और एंटर कर देना। इस कंडीशन में क्या हुआ, सारे के सारे 14 रिकॉर्ड्स चेंज हुए। अगर मैं कंडीशन लगाता तो जो भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड होती वो रिकॉर्ड्स चेंज होते। आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए 800 था, 880 हो गया। आपको पहले रिकॉर्ड्स क्या था, 800 था। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले 800 था, देखिए पहले 800 था, अब 880 हो गया। ये 1600 था, ये 1760 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव द कमीशन ऑफ ₹500 टू ऑल एम्प्लॉइज हु हैड जॉइंड इन द ईयर 1982। दैट मीन्स जिन एम्प्लॉइज ने 1982 के अंदर ज्वाइन करा उनको हमें क्या करना है, कमीशन देना है 500 का। तो अभी क्या है, पहले हम देखते हैं कि हमने कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने नए आपके दैट इज 1982 में ज्वाइन करा है। सेलेक्ट स्टार वेयर, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हायर डेट। हायर डेट इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर 1982 डैश, ये हायर डेट बिटवीन लिख देता हूँ क्योंकि उसके बीच में बिटवीन क्या होनी चाहिए, दैट इज 1982 मंथ एंड दैट इज डेट। और कहाँ तक जाना चाहिए, एंड 1982 देन मंथ देन डेट। तो हमारे पास दो ऐसे हैं, कौन है, एक आपका एस्कॉट है, एक मिलर है। इन दोनों के रिकॉर्ड्स अपडेट होना चाहिए। चलिए इनका भी कमीशन क्या है, नल है। तो हम क्या लिखते हैं, अपडेट कमीशन, सॉरी अपडेट टेबल का नाम आपका आ गया एम्प्लॉय सेट कॉम इक्वल्स टू कॉम। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी कॉम प्लस 500 वेयर हायर डेट बिटवीन 1982 dash 01 dash 01 and 1982 dash 12 dash 31। यहाँ मैंने सिंगल कोड इसमें भी नहीं दिया है, इसको भी सिंगल कोड दे दूँ। चलिए सेमीकोलन लगाता हूँ। रो कितनी रोज मैच करते हुए दिखा रहा है आपको, दैट इज 3 रोज मैच करते हुए दिखा रहा है। 3 रोज को इसने चेंज करा है। चलिए आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं कहाँ पे चेंज हुए। एक तो यहाँ चेंज हुआ,
हमें कहाँ क्लर्क क्लर्क के अंदर देखिए चेंज नहीं हुआ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, वैल्यू क्या थी, नल थी। अगर वैल्यू नल होती है इसके अंदर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या होगा, इस नल वैल्यू को चेंज करना होगा किसमें, ज़ीरो में। अगर मैं एक क्वेरी कहूँ, ये क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन इसने जो एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स थे उसको मॉडिफाई नहीं करा, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इस नल वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी नल वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, इसको चेंज करना पड़ेगा ज़ीरो में। देन इसके अंदर 500 को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हमसे सिर्फ क्वेरी लिखने के लिए बोला गया था, तो हमने ये क्वेरी लिख दी है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Allocate the department situated in Boston to employee with the employee number 7500 table EMPL and department। तो डिपार्टमेंट टेबल को आपको क्या करना पड़ा, ऑल्टर टेबल EMPL एड सिटी। इसके अंदर आपके पास सिटी नहीं है, इसके अंदर सिटी नहीं है, तो दैट मीन्स आपको इस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बॉस्टन। सॉरी, कॉलम का नाम क्या करना पड़ेगा, सिटी। जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हो, ऑल्टर, उस टेबल का नाम जिसके अंदर आपको मॉडिफाई करना है, यानी कि टेबल, जिस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, यहाँ पर क्या है, EMPL। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे, ऐड ब्रैकेट कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज और ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको करके देख लेते हैं। इसके अंदर भी सिटी कॉलम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल, कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय, ऐड कॉलम, हमें कॉलम कौन सा ऐड करना है, दैट इज सिटी। इसका डेटा टाइप आपको दे रखा होगा, दैट इज डेटा टाइप क्या दे रखा, यहाँ पर कोई भी नहीं दे रखा, तो हम यहाँ ले रहे हैं वैरकैर 50। कैरेक्टर क्या होता है, फिक्स लाइन डेटा टाइप होता है। वैरकैर क्या होता है, वेरिएबल डेटा टाइप होता है। तो आपकी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक सिटी कॉलम ऐड हो गया होगा, सिटी कॉलम ऐड हो गया, बाय डिफॉल्ट सबके अंदर क्या है, नल है। हमें क्या करना है, जिसका क्या था, एम्प्लॉय नंबर 7500 था, दैट मीन्स 7500, यहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसका सिटी क्या करना था, बॉस्टन करना था, तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 7521 ले लेता हूँ। अभी मैं क्या लिखता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट सिटी इक्वल्स टू सिंगल कोड में बॉस्टन वेयर EMPLNO इक्वल्स टू सिंगल कोड के अंदर मैं LN का चेंज कर दे रहा हूँ। LN का क्या है, 7499। चेक कर लेते हैं इसको, हो गया नहीं हो गया, तो ये चेंज हो गया। तो आपको यहाँ पे आपने ऐड करा, तो देन अपडेट EMPL सेट सिटी इक्वल्स टू बॉस्टन, जहाँ पर एम्प्लॉय नंबर ये हो। आपको क्योंकि क्वेरी लिखनी थी, करके नहीं दिखाना था, तो आपने क्वेरी इसके अकॉर्डिंग लिख दी। चलिए आपको क्या करना है, गिवन द टेबल, गिवन द फॉलोइंग टेबल्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट, राइट अ क्वेरी टू डिलीट ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल ऑर्डर हुज कंप्लीटेड द पेमेंट हैज़ बीन मेड, कंप्लीट पेमेंट हैज़ बीन मेड। तो आप क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स। आप क्या करो, ऑर्डर्स के अंदर से डिलीट करो रिकॉर्ड्स, जहाँ पे ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर का ऑर्डर नंबर, पेमेंट डॉट ऑर्डर नंबर एंड पेमेंट डॉट पेमेंट इक्वल्स टू क्वांटिटी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स यानी कि इस ऑर्डर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस जो है सेम हो रहा है, यानी कि सेम हो रहे हैं। जिन्होंने अपना पेमेंट पूरा कर दिया, अपने उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए इन 3 टेबल्स के बेस पर। आपने क्या करा, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स, जहाँ पे ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू पेमेंट डॉट ऑर्डर नंबर एंड पेमेंट डॉट पेमेंट इक्वल्स टू
ऑर्डर डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट डॉट प्राइस के बराबर है, उनको आपने डिलीट कर दिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनलिस्ट द नेम ऑफ ऑल द टेबल्स क्रिएटेड बाय यू। आपको जो भी अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर रखे हैं उनको डिस्प्ले कराना है। तो उसको डेटाबेस से टेबल्स डिस्प्ले कराने के लिए बस आपके पास कमांड क्या होती है, दैट इज शो टेबल्स। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। शो टेबल्स। तो आपको क्या होगा, उस डेटाबेस के अंदर, जिस डेटाबेस के अंदर आप हो उसकी सारी टेबल्स डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको डेटाबेस डिस्प्ले कराना है तो आप क्या यूज करते हो, शो डेटा बेसिस। Write a query statement for the following transactions. Consider table of question 12. Increase the price of all products by 10%. तो आपको पता है किसी भी टेबल के अंदर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट प्रोडक्ट सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे भी हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी हाई वो 10% से इंक्रीज करी थी, वैसे ही आपने क्या करा, प्राइस अपडेट कर दिया किसके अंदर, प्रोडक्ट टेबल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स हुज पेमेंट इज पेंडिंग एज पर इंक्रीज प्राइस। यानी कि आपका प्राइस जो इंक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपके क्या है, पेमेंट जो है पेंडिंग है वो आपको डिस्प्ले करना है। तो आपने क्या करा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स कॉमा प्रोडक्ट्स कॉमा पेमेंट्स। दैट मीन्स अब 3 टेबल को कंबाइन कर इस पे काम कर रहा हूँ, वेयर ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू पेमेंट डॉट ऑर्डर नंबर एंड प्रोडक्ट हैश टू कॉलम का नाम है इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर एंड क्वांटिटी डॉट मल्टीप्लाई प्राइस लेस देन पेमेंट। दैट मीन्स क्वांटिटी और प्राइस का जो अभी जो प्राइस आपने मॉडिफाई करा है उसके बाद जो उन्होंने पेमेंट कर रखा है वो उससे कम हो रहा है, वो रिकॉर्ड्स के आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर आपने क्या है, डिक्रीज द प्राइस बाय 10% फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स फॉर विच द ऑर्डर वर प्लेस 10th month बिफोर। तो आप क्या करोगे, अगर डेट का कॉलम है तो आप वहाँ कर दोगे, क्योंकि आपकी टेबल के अंदर डेट का कॉलम मेंशन नहीं था तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे लिख दोगे डेट का कॉलम मेंशन नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। मॉडिफाइड टेबल EMP एट अनदर कॉलम कॉल्ड ग्रेड ऑफ वेरकैट टाइप साइज 1/8। यानी कि अभी जैसे हमने टेबल का कॉलम हमने ऐड करा था वैसे आपको एक कॉलम और ऐड करना है जिसका नाम क्या करना है, ग्रेड, और उसका डेटा टाइप क्या रखना है, वेरकैर, और उसका साइज क्या करना है, 1। तो आप क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल का नाम, देन ऐड कॉलम का नाम दैट इज ग्रेड, और उसका डेटा टाइप क्या था, वेरकैर, और उसका साइज क्या था, दैट इज 1। तो आपका कॉलम होगा वो ऐड हो गया होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ग्रेड कॉलम ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेरी में इन्होंने क्या कहा है, इन द एडिड कॉलम ग्रेड असाइन द ग्रेड एज फॉर द फॉलोइंग, इफ सैलरी इज इन रेंज 700 to 1500 grade is 1, if salary is in range 1500 to 2200 grade is 2, if salary range is 2200 to 3000 then grade is 3, if salary range is 3000 and above then grade is 4। above नहीं है, अगर सैलरी 3000 है तो दैट इज क्या होगा, ग्रेड 4 होगी। चलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेड अगर सैलरी ग्रेटर देन 4 होती, 3000 होती तो 4 होना चाहिए था। चलिए करते हैं हम। तो हमारे पास पहली क्वेरी क्या है, हमें रेंज हमें देख लेते हैं। चलिए सेलेक्ट हमें अपडेट करना था, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज अपडेट टेबल का नाम दैट इज एम्प्लॉय, सेट ग्रेड इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर 1, क्योंकि हमने किसके अंदर दिया, ये वेर कैर के अंदर दिया, इसलिए आप इसको किस में दोगे, एज अ टेक्स्ट दोगे, वेयर सेल बिटवीन कितनी, दैट इज 702 and 1500। आपकी 6 रोज चेंज हो गई, चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ये रोज चेंज हो गई। अब दूसरे करते हैं,
दूसरा को क्या करना है, आपको ग्रेड क्या कर देनी है, 2 कर देनी है। यहाँ पे सैलरी कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1500 से लेके 2200 होनी चाहिए, दैट इज 1500 टू 2200। तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2200 से 3000 तक इसकी ग्रेड क्या होनी चाहिए, दैट इज 3। कहाँ से, दैट इज 2200 टू 3000 कितनी हो जानी चाहिए, दैट इज 3। और इफ सैलरी रेंज इज 3000 ग्रेड क्या होनी चाहिए, 4। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज वेयर सैलरी इक्वल्स टू 3000, वहाँ पे ग्रेड क्या हो जाए, 4 हो जाए, बाकी नल रहेंगे। चलिए चेक करा देता हूँ आपको। ग्रेड 4 कहीं नहीं आया क्योंकि 3000 की सैलरी कहीं भी नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इफ सैलरी रेंज ग्रेटर देन 3000, वहाँ पे ग्रेड क्या हो जानी चाहिए थी, 4 हो जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट कॉन्स्ट्रेंट एन एन ग्रेड इन अ टेबल EMPL दैट डिस्क्राइब कॉलम ग्रेड नॉट नल। आपको एक क्या करना है, अपना कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है जो ग्रेड कॉलम पे होएगा, और उसके अंदर क्या करना है, वो नॉट नल होना चाहिए। अब आपको करके दिखाता हूँ। ऑल्टर टेबल दैट इज एम्प्लॉय, मॉडिफाई कॉलम। अगर आपको कॉलम को कभी भी चेंज करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, मॉडिफाई कॉलम। कौन सा है, ग्रेड। उसका डेटा टाइप क्या कर दिया आपने, इंट कर दिया, और उसका साइज 1 ही है। और आप उसको क्या कर रहे हो, नॉट नल स्पेसिफाई कर रहे हो। एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब EMPLOY डेट इज ग्रेड कॉलम का क्या है, नल वैल्यूज अभी एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते थे जब तक आप इसको 4000 यानी कि इस नल वाली वैल्यूज को हटाओगे नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने अपडेट कमांड चलाई थी, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3000 वाला कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अब देखिए सारी रिकॉर्ड्स के अंदर ग्रेड आ गई। अगर मैं अब ऑल्टर करता हूँ तो अब ये ऑल्टर हो जाएगी। अब मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं तो यहाँ पर ग्रेड के अंदर नल वैल्यूज नहीं इंसर्ट कर सकते क्योंकि पहले नल रिकॉर्ड्स थे, इसलिए आप इस कॉलम को चेंज नहीं कर पा रहे थे। चलिए, इंसर्ट अ रिकॉर्ड ऑफ योर चॉइस इन टेबल EMP, मेक श्योर डू नॉट एंटर द ग्रेड। अगर आप ग्रेड एंटर नहीं करोगे तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, क्योंकि आपने अभी क्या करा है, उसको नॉट नल दे रखा है। अगर आपने नॉट नल दे दिया है दैट मीन्स उसके अंदर आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी कंपलसरी है। जब भी आप नॉट नल दे देते हो तो नॉट नल का मतलब क्या है, नॉट नल का मतलब क्या है, कॉलम कैन नॉट बी एम्प्टी, उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप उसके अंदर ग्रेड नहीं एंटर करोगे तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो एरर देगा। मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ अ कॉलम ग्रेड, इंक्रीज इट साइज टू 2। अभी तक उसका कॉलम का साइज क्या था, 1 था। इसका जो साइज था क्या था, 1 था। अब इसका आपको साइज क्या करना है, दैट इज 2 करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन सिर्फ ये नॉट नल हटा देता हूँ और यहाँ पे
इसका साइज क्या कर दूंगा मैं, 1 की जगह 2 कर दूंगा। दैट मीन्स ये चेंज हो गया, इसका साइज 2 हो गया। अब आपके पास क्या कमांड है, ड्रॉप द टेबल EMPL, यानी कि आपने जो टेबल बनाई थी उसको रिमूव करना है। जब भी आपको टेबल रिमूव करते हो तो आप इसको अंडू नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये आपका स्ट्रक्चर्स प्लस रिकॉर्ड्स सारे रिमूव हो जाएंगे अगर आप ड्रॉप करते हो। अगर आप डिलीट यूज करते हो तो सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, आप उसको अंडू कर सकते हो। चलिए मैं आपको ड्रॉप करके दिखाते हूँ। ड्रॉप टेबल EMPLOY एक बार ये अच्छा 3 बार ये हो गया। एक बार ये टेबल ड्रॉप हो गई, दैट मीन्स इसके रिकॉर्ड्स और इसके सारे जो स्ट्रक्चर था वो सब खत्म हो गया। दैट मीन्स अब ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आपके पास क्या है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल इंस्टेंट चार्ट। आपको एक चार्ट दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। कॉलम का नाम क्या है, एक ID है, उसका डेटा टाइप नंबर है और उसकी लेंथ क्या है, साइज 8 है। एक कॉलम नेम है, उसका डेटा टाइप varchar है और उसका साइज क्या है, दैट इज 25। टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है, दैट इज क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, देन ब्रैकेट आप लगाओगे। देन आपको क्या चाहिए था, उसके फील्ड्स, आपके फील्ड्स कौन कौन से हैं, दैट इज ID, उसका डेटा टाइप आपका कौन सा था, दैट इज नंबर, दैट इज इंट, और उसकी लेंथ कितनी थी, दैट इज 8, कॉमा दूसरा फील्ड आपका कौन सा था, दैट इज नेम, इसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज varchar, और इसका साइज कितना था, दैट इज 25, सेमीकोलन और एंटर। आपकी टेबल क्रिएट हो गई। डिस्क्राइब, आपकी कौन सी टेबल, डिपार्टमेंट, आपकी ये टेबल क्रिएट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Populate the table department with the data from DPT including only required columns। अब मेरे पास DPT टेबल तो है नहीं, तो उस कंडीशन में अगर मेरे पास DPT टेबल होती तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट एज सेलेक्ट ID और फ्रॉम डिपार्टमेंट और नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मेरे पास स्ट्रक्चर हो इसका डिपार्टमेंट का, चैप्टर 12 का, क्लास 12 मेरे पास स्ट्रक्चर हो सकता है डिपार्टमेंट टेबल का, नहीं है। नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसा आपने पहले करा था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिस टेबल के अंदर आपको इंसर्ट करना है, एज सेलेक्ट कॉलम का नाम जिसमें से आप सेलेक्ट करोगे, और उस टेबल, इस डिपार्टमेंट टेबल से ये 2 कॉलम्स किसके अंदर चले आते, DPT टेबल से डिपार्टमेंट टेबल के अंदर चले आते हैं इसके रिकॉर्ड्स। अब आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल इंस्टेंस चार्ट। आपको एक टेबल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आपके पास कॉलम कौन कौन से, ID है, इसका डेटा टाइप नंबर और इसका लेंथ 28, F नेम, फर्स्ट नेम varchar 25, लास्ट नेम varchar 25, डिपार्टमेंट ID, नंबर और 8। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टेबल्स अपनी क्रिएट करनी इस चार्ट के अकॉर्डिंग। चलिए बना लेते हैं। ऐसा होता रहे, चार्ट हमें दिखता रहे। चलिए क्रिएट टेबल, कौन सी टेबल बनानी है, एम्प्लॉय। सबसे पहले इसके अंदर कौन सा फील्ड चाहिए, दैट इज एम्प्लॉय की नाम स्पेलिंग गलत है, एम्प्लॉय। सबसे पहले इसके अंदर हमें फील्ड कौन सा चाहिए, दैट इज ID, इसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज इंट और 8 था, इंट और 8। दूसरा हमारा कॉलम कौन सा था, दैट इज फर्स्ट अंडरस्कोर नेम varchar 25, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप क्या है, varchar, और इसका डेटा टाइप क्या था, लेंथ की थी, दैट इज 25। तीसरा हमारा कौन सा कॉलम था, दैट इज लास्ट अंडरस्कोर नेम, इसका डेटा टाइप दैट इज varchar,
इसका लेंथ कितनी थी, दैट इज़ 25। और लास्ट कॉलम हमारा कौन सा था, दैट इज़ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, इसका नंबर DEPT_ID, इसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज़ नंबर इंट, दैट इज़ इसका लेंथ कितनी थी, दैट इज़ 8। तो हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई। आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब। टेबल का नाम क्या है हमारा, दैट इज़ एम्प्लॉय। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब आपको क्या बोला गया, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। जो अभी टेबल आपने बना रखी है इनको आपको ड्रॉप करना है। आपको दिखा दे रहा हूँ, शो टेबल्स। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय और एक है डिपार्टमेंट, इनको हमें हटाना है। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ये टेबल गई, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, ये भी टेबल ड्रॉप हो गई। अब आपको दिखा देता हूँ शो टेबल्स करके, ये दोनों टेबल्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्रिएट टेबल कस्टमर एज पर द फॉलोइंग टेबल इंस्टेंस चार्ट। ओके, क्रिएट टेबल कस्टमर, तो हमारे पास क्या होगी, कस्टमर ID है, एक फील्ड, कॉलम का नाम, डेटा टाइप नंबर, लेंथ 7, कस्टमर नेम वेरकर, लेंथ 30, कस्टमर एड्रेस 1 वेरकर 20, कस्टमर एड्रेस 2 वेरकर 30, पिन कोड नंबर 6, कस्टमर फोन वेरकर दैट इज 10। तो बहुत इजी से जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, सिर्फ आपको चार्ट देखना है, डेटा टाइप देखना है, कॉलम नेम और लेंथ। तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी, कस्टमर, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन आपको फील्ड कौन सा चाहिए, दैट इज कस्ट ID अंडरस्कोर ID, इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज, इसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज इंटीजर, नंबर इंटीजर आप लिख दो, दैट इज 8। देन आपके पास दूसरा कॉलम कौन सा था, दैट इज कस्टमर नेम, इसका डेटा टाइप आपके पास क्या था, वेरकर, इसकी लेंथ कितनी थी, दैट इज 30। देन आपके पास कौन सा था, कस्ट अंडरस्कोर एड्रेस 1, इसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज वेरकर, और इसका लेंथ कितनी थी, दैट इज आई थिंक 25 थी, 20 थी। कॉमा लगा के फिर मैं एंटर कर लेता हूँ एक बार। देन हमारे पास नेक्स्ट फील्ड क्या था, कस्ट अंडरस्कोर एड्रेस 2, इसका वेरकर डेटा टाइप था, और इसकी लेंथ थी 30 आई थिंक 30। नेक्स्ट हमारा क्या था, दैट इज पिन कोड, उसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज नंबर, उसकी लेंथ थी 6। नेक्स्ट हमारा क्या था, कस्ट फोन, उसका डेटा टाइप क्या था, दैट इज वेरकर, और उसकी लेंथ थी दैट इज 10। दिखा देता हूँ आपको, टेबल क्रिएट हो गई। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Add one column email of data type varchar and size of 30 into the customer table. That means हमें कस्टमर टेबल के अंदर एक ईमेल कॉलम ऐड करना है जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरकर होगा, और उसका साइज क्या होगा, 30 होगा। चलिए अब ये टेबल का स्ट्रक्चर ये है। तो आप जब भी आपके टेबल को स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना होता है तो आपके पास कमांड क्या होती है, दैट इज ऑल्टर टेबल कस्टमर। अभी आपको टेबल के अंदर जो कॉलम है वो क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो आप क्या लिखोगे, ऐड कॉलम। आपको कॉलम का नाम क्या है, दैट इज ईमेल, उसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज वेरकर, और उसका साइज कितना है, दैट इज 30। अब आपको मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इस टेबल के अंदर कॉलम ऐड हो गया ईमेल, जिसका डेटा टाइप क्या है, वेरकर है, और उसका साइज क्या है, 30 है। ऐड वन मोर कॉलम कस्टमर इनकम ग्रुप ऑफ डेटा टाइप वेरकर 10।
आपको एक कॉलम और ऐड करना है, कौन सा, दैट इज कस्टमर इनकम ग्रुप ऑफ डेटा टाइप varchar 10। तो क्या आप क्लियर लिखोगे अगेन, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, कस्टमर इनकम ग्रुप, कस्टमर इनकम ग्रुप, डेटा टाइप आपका क्या है, varchar, और इसका साइज कितना है दे रखा है, दैट इज 10 दे रखा था, 10। आपको डिस्क्राइब करके दिखा रहा हूँ, ये भी ऐड हो गया है। अब बोला गया कि इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर दिए इस टेबल के अंदर। चलिए इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, कस्टमर आईडी आपको इंसर्ट करनी है। सपोज मैं वो यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ। देन आपको क्या इंसर्ट करना है, दैट इज कस्टमर नेम, सिंगल कोड में मैं लिख दे रहा हूँ अपना नाम ही। देन आपको कस्टमर क्या करना है, ऐड करना है कस्टमर का एड्रेस, मैं लिख दे रहा हूँ हल्द्वानी, देन उत्तराखंड, देन पिन कोड मुझे याद नहीं रहता है, देन अगेन मुझे देख लेता रहता हूँ 263126339। देन आपको क्या इंसर्ट करना है, कस्टमर का फ़ोन नंबर, तो मैं अपना एक फ़ोन नंबर भी इंसर्ट कर देता हूँ जो मेरा है, बहुत बढ़िया फ़ोन नंबर है, कॉम हटा दे रहा हूँ, सिंगल कोड। मैंने एक फ़ोन नंबर भी इंसर्ट कर लिया, अपना ईमेल भी इंसर्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ gul@gmail.com, ये भी इंसर्ट हो गया। और इनकम ग्रुप क्या थी हमारी, दैट इज़ 1000। अच्छा varchar था ये, तो अगेन इसको भी सिंगल कोड में, सिंगल कोड के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ हाई। आपकी रो इसके अंदर इफेक्ट हो गई, दिखा देता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। कुछ रिकॉर्ड्स आप और इंसर्ट कर लिएगा ऐसे। सपोज मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ 2, बाकी सब ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अब ये 2 रिकॉर्ड्स हो गए। ड्रॉप द कॉलम कस्टमर इनकम ग्रुप फ्रॉम द टेबल कस्टमर, जो आपने क्या करा था, कॉलम बना रखा था कस्टमर इनकम ग्रुप, उसको आपको हटाना है। दैट मीन्स इस कॉलम को रिमूव करना है। तो मैं आपके लिखूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, जब भी आपको टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, ऑल्टर टेबल। स्पेलिंग गलत हो रही है, कस्टमर इनकम की, अच्छा कस्टमर INCL कॉलम के अकॉर्डिंग गलत हो रही थी, CLOME ग्रुप। दैट मीन्स ये टेबल, ये स्ट्रक्चर अब ये अब इसके अंदर से रिमूव हो गया। देखिए ये कॉलम इसके अंदर अब नहीं है। अगर आपको दिखाऊं तो ये कॉलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट एज पर द फॉलोइंग इंस्टेंट चार्ट। कॉलम आपका क्या है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ये आपकी की जो डिपार्टमेंट आईडी होगी प्राइमरी की होगी, ठीक है। और डेटा टाइप इसका क्या है, नंबर है, और इसकी लेंथ क्या है, 2 है। डिपार्टमेंट नेम क्या है, नॉट नल होगा, दैट मीन्स इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना कंपल्सरी है। और varchar 2 इसका डेटा टाइप है और लेंथ इसकी 20 है। चलिए इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। चार्ट को सामने रख लेते हैं, ऐसे भी चलिए बना लेता हूँ। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्ट आईडी ब्रैकेट
आपके डिपार्टमेंट आईडी, इसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज इंट है, और इसकी लेंथ कितनी थी, दैट इज 2, और ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या है, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना भी कंपलसरी है, और प्लस ये यूनिक भी होनी चाहिए। दैट मीन्स इसके अंदर आप सेम वैल्यू दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते। दूसरा कॉलम आपका कौन सा था, डिपार्ट नेम, और इसका डेटा टाइप क्या है, वेर कैर, इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 20, और ये क्या है, नॉट नल। इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना ज़रूरी है, नॉट नल। आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब, ये आ गया। प्राइमरी की का मतलब क्या है, अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की इज इक्वल्स टू यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू प्लस नो नॉट एम्प्टी, ठीक है। और आपकी नॉट नल का क्या है, कैन, नॉट नल का आपका क्या होता है, कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज बट नॉट एम्प्टी। इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं नॉट नल के अंदर, लेकिन प्राइमरी के अंदर ना ही आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर सकते, ना ही आप खाली इसको खाली छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज पर द फॉलोइंग चार्ट। तो सबसे पहले आपका क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ये आपका क्या होगा, प्राइमरी की होगा, एम्प्लॉय नेम है, ये नॉट नल होगा, और डेटा टाइप्स इनके ये दे रखे हैं। अब जब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पर सैलरी अगर आप इंटीजर दे देते हो तो आप डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप फ्लोट दोगे, नंबर का मतलब, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है, 9,2 दे रखा है। 9,2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट्स ले सके, तो उस कंडीशन में आप जो इनपुट कराओगे वो क्या कराओगे, डेटा फ्लोट यूज़ करोगे। चलिए इस टेबल को क्रिएट करके दिखा देता हूँ, और इसके अंदर एक गलती भी बता देता हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट छे प्राइमरी, ये की प्राइमरी की बन गई। देन आपका ई नेम आ गया, EMP नेम आएगा, EMP नेम, ये आपका क्या है, वेर कैर है, और इसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज वेर कैर हो गया, इसका साइज 20 हो गया, और ये क्या है, नॉट नल है। देन EMP एड्रेस, एड्रेस एक आपका फील्ड है, इसका डेटा टाइप क्या है, वेर कैर है, और इसका साइज कितना है, दैट इज 20 अगेन। देन आपका क्या है, EMP फ़ोन है, इसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज वेर कैर है, और इसका साइज कितना है, दैट इज 10 है। देन आपके पास क्या है, EMP सेल है, इसका डेटा टाइप नंबर है, तो मैं इसको फ्लोट ले रहा हूँ क्योंकि इसको आपको 9,2 में देना है। देन आपको क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, ये क्या है, वेर कैर 2 है, वेर कैर है, और इसका डेटा टाइप क्या है, और साइज़ क्या है, 2 है, और ये आपकी क्या है, फॉरेन की है, और इसके अंदर एक गलती है, FOREIGN स्पेस की DPTID रेफरेंसेस REFERENCES रेफरेंसेस किस टेबल को रेफरेंस कर रही है, दैट इज डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस कर रही है। डिपार्टमेंट टेबल के किस फील्ड को रेफरेंस करिए, दैट इज डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी को। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है,
पहला एरर तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर, मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ एक बार दोबारा से इसको, और इसको नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट मैं बार बार इसको यहाँ पर ले सकूँ। आपको एरर बताता हूँ क्यों आ रहा है। दो वजह से एरर आ रहा है। अभी जो एरर आ रहा है वो जेन्युइन इस वजह से आ रहा है कि मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं करा था। लेकिन अभी एक एरर बुक के अकॉर्डिंग भी आएगा जो अब आएगा। मैंने अभी इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है, ये रेफर किसकी वजह से आ रहा है, आपका फॉरेन की वजह से आ रहा है। क्यों? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी का जो डेटा टाइप है वो क्या है, वेरकर है। और डिपार्टमेंट वाली जो टेबल आपने क्रिएट करी थी, डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, उसके जो डिपार्टमेंट आईडी का डेटा टाइप था वो क्या था, इंटीजर था। जब भी आप फॉरेन की बनाते हो तो दोनों टेबल्स के अंदर जो डेटा टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो डेटा टाइप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का अंदर दे रखा है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी का जो डेटा टाइप है वो क्या था, इंटीजर था। तो इसका डेटा टाइप भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर करना पड़ेगा, जब भी आप फॉरेन की क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके बुक में मिसप्रिंट है या फिर गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे होगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसका डेटा टाइप यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है इसको क्या कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ इंट कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्रिएट हो जाएगा। अभी एरर आ रहा था, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ, इंटीजर में कर दिया, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो यहाँ पर अभी क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट आईडी क्या कह रहा है, अच्छा दूसरी गलती ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो ये है, ऐसा है। तो ये अब सही हो गया। अब ये क्रिएट हो जाएगी। आपको डिस्क्राइब करके दिखा दें, डिस्क्राइब दैट इज एम्प्लॉय, तो आपकी क्रिएट हो गई। दैट मीन्स ये किससे रेफरेंस कर रही है, दैट मीन्स किस टेबल से रेफरेंस कर रही है, दैट इज डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस कर रही है। तो सबसे बड़ी जो आपकी गलती दे रखी थी वो ये था कि दोनों जो डेटा टाइप होना चाहिए थे वो क्या होना चाहिए थे, सेम होना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यू द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द टेबल्स क्रिएटेड बाय यू। बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको हर बार क्रिएट करके दिखा, जो भी टेबल क्रिएट करी है उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया। स्ट्रक्चर आपको डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, डिस्क्राइब DESC और टेबल का नाम। सपोज मैं एम्प्लॉय लिखता हूँ तो उस टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट टेबल का डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, डिफाइन हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो आपने आज जो करें वो क्या करें, चैप्टर 13 के असाइनमेंट सेक्शन के 1 से लेके 25 सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, चैप्टर 14 के असाइनमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर 13 के अंदर असाइनमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।